हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम एक तरीके का कैटेलिस्ट है। तो एंजाइम को समझने से पहले हम समझेंगे कैटेलिस्ट को, कि कैटेलिस्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। कैटेलिस्ट हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। कैटेलिस्ट क्या होते हैं वैसे सब पढ़ चुके हैं, नॉर्मल डेफिनेशन सारे जानते हैं, 10वीं 11वीं क्लास से आ रही है कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, एसिलरेट करते हैं, या तो इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एसिलरेट करते हैं, एंड देन रिएक्शन से बाहर आ जाते हैं। मतलब खुद की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो रिएक्शन की में क्या करते हैं, एसिलरेट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कैटेलिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, है ना। तो फर्स्ट तो क्या करते हैं, डोंट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन में शामिल होते हैं लेकिन रिएक्शन में के दौरान कुछ चेंज नहीं करते अपने में, है ना। जैसे हमने डाला वैसे का वैसा निकाल लिया। ए वेरी फ्यू अमाउंट इज नीडेड। अब बात आती है कि ये तो सब पढ़ चुके हैं कि कैटेलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को एक्सीलरेट करते हैं। वो करते कैसे हैं देखना। हम नॉर्मली क्या पढ़ चुके हैं कि जैसे ये रिएक्शन है अपना, तो ये क्या है अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। रिएक्शन कोऑर्डिनेशन की किस पाथ से रिएक्शन हो रही है, तो अपन क्या करते हैं कि नॉर्मल जैसे रिएक्शन इस पाथ से हो रही है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन विदाउट कैटेलिस्ट, है ना। जब हम कैटेलिस्ट डालेंगे तो क्या होगा, कैटेलिस्ट एक दूसरा पाथ अवेलेबल करवा देगा रिएक्शन को, जिसमें प्रोडक्ट वही होगा, रिएक्टेंट वही होगा, ये दूसरा पाथ अवेलेबल करा देगा विद कैटेलिस्ट, है ना। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखना और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखना। कैटेलिस्ट क्या कर देता है, एक्टिव दूसरा पाथ अवेलेबल करवा देता है, एक सेकेंडरी पाथ अवेलेबल करवा देता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाली की एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, इसलिए रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये रेट इंक्रीज करता है, कैसे करता है, प्रोवाइड ए सेकेंडरी पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई पूछे कि कैटेलिस्ट क्या काम करता है, कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब देखना एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, तो हम एंजाइम में बता चुके हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगी, सॉरी आरएनएस इक्वेशन में कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगी। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन इंक्रीज होगी। जैसे ए से बी में जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ए जब एंजाइम डालेंगे तो ए से बी की स्पीड बढ़ेगी, तो बी से ए की स्पीड भी बढ़ेगी। देखना ए की स्पीड भी बढ़ेगी, बी की स्पीड भी बढ़ेगी, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड बढ़ रही है। और के इक्विलिब्रियम क्या होता है, K1/K2, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो नॉट चेंज इन वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की रेट तो बढ़ती है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, अब क्या बोलोगे भी इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती तो क्या होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती तो देखना क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम था, है ना। इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है ना। ये फॉरवर्ड रिएक्शन लगातार कम हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पे दोनों इक्वल हो गई, तो ये होता है के इक्विलिब्रियम, है ना। ये के फॉरवर्ड है, ये के बैकवर्ड है, तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या होता है, के इक्विलिब्रियम।
तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड की रिएक्शन धीरे धीरे कम होती है, बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ती है, और वह टाइम जहाँ पे दोनों रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाए, इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गया तो के इक्विलिब्रियम। तो एंजाइम डालेंगे तो के फॉरवर्ड की रेट भी बढ़ेगी और के बैकवर्ड की रेट भी बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल कांस्टेंट वही रहेगा। यानी कि क्या होगा, के इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज नहीं होता, बट ऑब्टेन रैपिडली, जल्दी प्राप्त हो जाता है। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका जो इक्विलिब्रियम टाइम है वो चेंज हो जाता है, जल्दी हमें ऑब्टेन इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखना एक रिलेशन होता है डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, और यदि के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहा तो फ्री एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज इन फ्री एनर्जी। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट रखना, फ्री एनर्जी में चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होता, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। तो कोई पूछे एंजाइम क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। ये किसका काम है, कैटेलिस्ट का। अब कैटेलिस्ट के लिए एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, कोई भी कैटेलिस्ट है वो एक टेम्परेचर और पीएच पे क्या करता है, हाईएस्ट एफिशिएंसी रखता है ना, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर या वो पीएच जिसमें कोई भी कैटेलिस्ट या कोई भी एंजाइम है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी शो करे, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम। जैसे किसका पीएच के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाए इसकी एफिशिएंसी का, तो ऐसा होता है ना। तो इस पीएच पे ये हाईएस्ट एफिशिएंसी दिखा रहा है, इस पीएच को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो कैटेलिस्ट हमेशा एक फिक्स पीएच या एक फिक्स टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं, जिसपे ये सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। वह टेम्परेचर या वह पीएच जिस पे कैटेलिस्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं, चाहे वो एंजाइम हो या चाहे कोई और हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ये तो अपनी हो गई इसकी फीचर्स कैटेलिस्ट की। अब कैटेलिस्ट क्या है, तीन प्रकार के होते हैं कैटेलिस्ट, तीन प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस एंड एंजाइम, है ना। होमोजीनियस क्या होते हैं, जब सबस्ट्रेट और कैटेलिस्ट क्या हो, सेम फेज में हो। सेम फेज में हो मतलब यदि वो सॉलिड है सबट्रैक्ट, तो कैटेलिस्ट भी क्या हो, सॉलिड हो। सबट्रैक्ट लिक्विड है तो कैटेलिस्ट भी क्या हो, लिक्विड हो। हेट्रोजीनियस, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, क्या हो, सबट्रैक्ट और कैटेलिस्ट क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट फेज हो, डिफरेंट फेज हो। जैसे NH3N2 + 3H2, यहाँ पे कैटेलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनम, ये होता है गैस, ये होता है सॉलिड, ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में दोनों सेम फेज हो। एंजाइम की कैटेलिस्ट क्या होती है, जब कैटेलिस्ट कौन हो, एंजाइम, और एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल। एंजाइम किसकी तरह बात करें, कैटेलिस्ट की। अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। एंजाइम एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, बायोलॉजिकल इंसेक्ट होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटेलिस्ट करते हैं। तो हम अब बात करेंगे एंजाइम कैटेलिस्ट की, है ना। एंजाइम कैटेलिस्ट में होता क्या है, एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है जिसमें सबट्रैक्ट चिपक जाता है और रिएक्शन क्या करता है, जल्दी करता है। एंजाइम के ऊपर सबट्रैक्ट चिपक जाता है और रिएक्शन क्या कर देता है, जल्दी कर देता है। ठीक है, जैसे ये एंजाइम है, इसके पास ये एक्टिव साइट होती है जहाँ पे क्या आता है, सबट्रैक्ट ऐड हो जाता है और ES बन जाता है।
अब ये जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और ई वापस अलग निकल जाएगा। सब्ट्रैक्ट अकेला रिएक्शन नहीं कर पाता तो वो एंजाइम से चिपक जाता है उसके एक्टिव साइट पे और इस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो सब्ट्रैक्ट होता है अपने पास और एक एंजाइम होता है, इसके बेस पे दी गई एंजाइम कैटेलिस्ट रिएक्शन। एंजाइम क्या एक प्रकार की कैटेलिस्ट रिएक्शन है जिसमें कैटेलिस्ट का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। तो एंजाइम कैटेलिस्ट दो प्रकार की हो सकती है, एक क्या हो सब्ट्रैक्ट भी क्या हो वन हो, वन सब्ट्रैक्ट हो और एंजाइम भी क्या हो वन हो। दूसरी क्या हो सकता है सब्ट्रैक्ट कितने हो, सब्ट्रैक्ट कितने हो टू हो और एंजाइम कितने हो वन हो। वन एंजाइम टू सब्ट्रैक्ट रिएक्शन, वन एंजाइम वन सब्ट्रैक्ट रिएक्शन। इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मैकालिस मेंटेन मैकेनिज्म, मैकालिस मेंटेन मैकेनिज्म या एमएम मैकेनिज्म। एमएम मैकेनिज्म कौन सी रिएक्शन की बात करती है, जब वन सब्ट्रैक्ट हो और वन है एंजाइम हो। जब टू सब्ट्रैक्ट और वन एंजाइम हो तो इस प्रकार की रिएक्शन को दो पार्ट में दो मैकेनिज्म दी गई इसके लिए, एक दी गई बाई बाई मैकेनिज्म, दूसरी दी गई पिंग पोंग मैकेनिज्म। बाई बाई मैकेनिज्म और पिंग पोंग मैकेनिज्म किसकी बात करती है, जब सब्ट्रैक्ट दो हो और एंजाइम वन हो, और सब्ट्रैक्ट वन और एंजाइम वन हो तो जिसकी बात करता है वो कौन है, मैकालिस मेंटेन मैकेनिज्म। हम बात करेंगे मैकालिस मेंटेन मैकेनिज्म की जो एमएससी प्रीवियस में है और नेट में जिससे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इससे नेट और गेट में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए और चांस नहीं लगते कि पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एमएससी फाइनल का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जिससे नेट गेट में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही रेयर हैं और आज तक नहीं पूछा गया। तो हम अब बात करेंगे स्पेशली एंजाइम कैटेलिस्ट में मैकालिस मेंटेन मैकेनिज्म। मैकालिस है ना, मेंटेन, दोनों साइंटिस्ट का नाम, मैकालिस अलग साइंटिस्ट था, मेंटेन अलग साइंटिस्ट था और इन दोनों ने मिलके मैकेनिज्म दी जिसे बोलते हैं मैकालिस मेंटेन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या वही है, अपने पास मान लिया कि टोटल ई नोट क्या है एंजाइम है ना, ई नोट एंजाइम है। तो किसी टाइम में ई एंजाइम है वो सब्ट्रैक्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, सब्ट्रैक्ट ऐसा ई एंजाइम है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ES बन रहा है। होता क्या एंजाइम मैकेनिज्म में, एंजाइम के पास क्या होता है वेकेंट साइट होती है जिसपे सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाता है, तो ई एंजाइम है उस पर सब्ट्रैक्ट रिएक्शन करके ES एंजाइम बन रहा है। वही ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की तरह, जिसका रेट कांस्टेंट मान लिया मैंने K1 है, इसका मान लिया मैंने K-1 है। अब क्या होगा, ES है वो फर्दर सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और एंजाइम अपना बाहर निकल जाएगा K2। तो एंजाइम रिएक्शन में शामिल हुआ और बाहर निकल गया, तो एंजाइम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मोस्टली इंक्रीज करते हैं, मोस्टली इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम इंक्रीज ही वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेट क्या दी जाएगी, रेट दी जाएगी K2 ES, प्रोडक्ट की फॉर्म में वही रेट K2 ES है ना। अब देखना ES क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन बना और ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम हो गया, तो ये क्या है एज ए इंटरमीडिएट, और एज ए इंटरमीडिएट जहां दिखे वहां क्या लगा दो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो अप्लाई SSA ऑन ES, ES पे मैं क्या कर देता हूं, SSA अप्लाई कर देता हूं, तो क्या लिखा जाएगा DES अपॉन DT इज इक्वल टू, देखना यहां से पहले स्टेप में ES बना है 1 मोल बना है, तो K1E इंटू S यही होगा, K1E इंटू S माइनस दूसरी स्टेप में कि ES कंज्यूम हुआ है K-1ES, थर्ड स्टेप में फिर ES कंज्यूम हुआ है माइनस K2ES इज इक्वल टू 0। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, 0 कर दो, 0 कर दो, तो यहां से ES की वैल्यू कितनी आ गई आपकी K1ES अपॉन, या फिर अगर इसे इतना ही रहने दो है ना। अब देखना यहां से मैंने क्या बोला था, टोटल इस स्टेप में देखना
ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक टाइम ES भी है और E भी है। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, ES भी प्रेजेंट है और E भी प्रेजेंट है। तो मैंने मान लिया कि टोटल एंजाइम मेरा E नोट है, जो इक्विलिब्रियम के टाइम के कुछ तो फ्री रहता है E और बाकी क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। समझ गए, टोटल एंजाइम मेरा E नोट है, जिसमें से E जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो E एंजाइम तो फ्री है और ES क्या है, बाउंडेड है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब कि E प्लस S बाउंडेड हो रहा है, ES बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम में ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, दोनों आपस में चलते रहेंगे। तो एज इक्विलिब्रियम ES भी प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है। तो मैंने मान लिया कि दोनों मिला के मेरा क्या है, E नोट है। टोटल एंजाइम मेरा E नोट था, जिसमें से E तो क्या है, फ्री है और ES क्या है, बाउंडेड है इस स्टेप में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। यहां से मेरे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E नोट माइनस ES। ये मैं यहां रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, K1 E नोट माइनस ES इंटू S माइनस K माइनस 1 ES माइनस K2 ES इज इक्वल टू 0, है ना। ये अंदर मल्टीप्लाई करके फिर जब मैं ES की यहाँ से क्या हो जाएगा, K1 E नोट S माइनस K माइनस 1 K1 ES S, ये मल्टीप्लाई करूंगा S से तो E नोट S माइनस ES S माइनस K माइनस 1 ES माइनस K2 ES इज इक्वल टू 0। यहाँ से ES कितना आ जाएगा मेरा, ES मेरा आ जाएगा K1 E नोट S अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 प्लस K1 S। ये किसकी वैल्यू आ गई, ES की, और ये वैल्यू उठा के मैं किस में रख दूंगा, इस इक्वेशन में रख दूंगा। समझ में आ गया। इस पे ऐसे अप्लाई किया, E प्लस E नोट को E प्लस ES को E नोट रख दिया, ये वैल्यू यहाँ से रख के मेरे पास ES की वैल्यू ये वाली आ गई। स्क्रीनशॉट लेना जाओ, ले लो एक बार, ठीक है। अब ES की वैल्यू क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा। ES की वैल्यू कहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना, रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी K1 K2 E नोट S अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 प्लस K1 S। ये अपनी क्या आ गई, रेट आ गई, है ना। ये अपनी क्या आ गई, रेट आ गई। अब देखना, रेट ये आ गई तो मैं क्या करता हूँ, K1 का डिवाइड कर देता हूँ, K1 का क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ। तो रेट क्या आ जाएगी, K1 का ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो ऊपर तो हो जाएगा K2 E नोट S अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस S, यही हो जाएगा ना। रेट इज इक्वल टू K2 E नोट इंटू S प्लस K माइनस 1 अपॉन K2 K1 K। यहाँ देखना, K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1 को मैं एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ Km। इसे मैं बोलता हूँ मिकालिस मेंटेन कांस्टेंट, Km बोल दिया। K माइनस 1 K2 प्लस K1 को क्या बोल दिया, Km बोल दिया। याद रखना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये मिकालिस मेंटेन कांस्टेंट है। ये रख दिया तो रेट क्या आ जाएगी, K2 E नोट S अपॉन Km प्लस S। अब देखना यहाँ पे दो कंडीशन लगाता हूँ मैं। पहली कंडीशन लगाता हूँ कि Km इज ग्रेटर देन S। यदि Km को मैं ग्रेटर देन S कर दूँ तो यहाँ पे Km बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। Km बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर एट, यदि S की कंसंट्रेशन बहुत कम है, या फिर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ S। यदि कंसंट्रेशन की S की कंसंट्रेशन बहुत कम कर दूं तो Km बहुत ज़्यादा हो गया। यदि S की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो Km बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो ये Km हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगी, K2 E नोट S अपॉन Km। देखो E नोट पे भी डिपेंड कर रही है और S पे भी डिपेंड कर रही है। यदि एंजाइम की कंसंट्रेशन, सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो रिएक्शन सब्सट्रैक्ट पे भी डिपेंड कर रही है और एंजाइम पे भी डिपेंड कर रही है। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी,
सेकेंड ऑर्डर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ एस रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। यदि मैं क्या कर लूँ, कंसंट्रेशन बहुत हाई कर दूँ, कंसंट्रेशन क्या कर दूँ, बहुत हाई कर दूँ। मैं मैकेनिकल मैकेनिक्स को एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K1 प्लस K2 अपॉन K1 को क्या मान लिया मैंने, Km मान लिया, है ना। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या मान लूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट वेरी हाई। पहले मैंने लो मान ली, अब मैं क्या कर लेता हूँ, S को बहुत हाई कर लेता हूँ, S इज ग्रेटर देन Km, तो Km नेगलेक्ट हो जाएगा, ये S बचेगा, तो रेट क्या हो जाएगी, K2E नोट। या जब S बहुत हाई हो जाएगा तो ये S से कैंसिल, K2E नोट सिर्फ एंजाइम पे डिपेंड करेगी, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि सब्ट्रैक्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई कर दूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ठीक है, अब देखना, इस K2E नोट को बोलता हूं मैं R मैक्सिमम, K2E नोट को मैं बोलता हूं R मैक्सिमम। क्यों बोलता हूँ मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, तो चीज समझ में आएगी। रेट ये है, इसके रेट का फॉर्मूला आ गया K2E नोट S प्लस Km प्लस S। यदि सब्ट्रैक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो रिएक्शन एंजाइम प्लस सब्ट्रैक्ट दोनों पर डिपेंड करती है, सेकंड ऑर्डर होगी। यदि सब्ट्रैक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन सिर्फ एंजाइम पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं थ्योरेटिकल समझाता हूँ आपको कि ये सेकंड ऑर्डर क्यों है, ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों है। देखना होता क्या है, एंजाइम कैटेलिस्ट में जब तक एंजाइम है तब तक रिएक्शन काम करती है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है हम डालेंगे, इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो देखना कैसा आएगा। है ना, देखना, यदि मैं ग्राफ बनाता हूं यहां से, किसमें, रेट और एस में, तो ग्राफ कैसा आएगा, पहले तो रिएक्शन इंक्रीज होगी, बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा ग्राफ आएगा। पहले तो सेकंड ऑर्डर रहेगी, फिर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में देखना, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जब सब्ट्रैक्ट कम होता है, एस क्या होता है, कम होता है, लो होता है, तो रिएक्शन क्या होती है, रेट क्या होती है, K2 अपॉन Km E नोट। एस पे डिपेंड करती है, और जब एस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो रेट क्या हो जाती है, K2 E नोट, यही हो जाती है ना। तो एस सब्ट्रैक्ट और रेट के बीच में ग्राफ खींचोगे तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगी एस के रेस्पेक्ट में, और बाद में क्या हो जाएगी, डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसा ग्राफ आएगा। ऐसा होता क्यों है, देखना, स्टार्टिंग में क्या है, एंजाइम अपने पास खूब सारा है, मैं सब्ट्रैक्ट डाल लूंगा, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, एंजाइम के, मैंने क्या रिएक्शन बताई थी, एंजाइम होता है उसमें वेकेंट साइट होती है, यहाँ से जैसे ये वेकेंट साइट है, सब्ट्रैक्ट आएगा वो इसके चिपक जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब मैंने सब्ट्रैक्ट डाला तो एंजाइम बहुत सारा है, तो सब्ट्रैक्ट एंजाइम के चिपक रहा है, तो सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन सब्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रही है। एक टाइम के बाद जब सब्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया और सारा का सारा एंजाइम क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, है ना, सारा का सारा एंजाइम क्या हुआ, वो कंज्यूम हो गया, जितना एंजाइम था उस पर सारा सब्ट्रैक्ट चिपक गया। अब आप सब्ट्रैक्ट कितना भी डाल दो, जब मेरा सारा का सारा एंजाइम सब्ट्रैक्ट के साथ चिपक गया, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कितने डाल दो, रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसलिए लो कंसंट्रेशन पे एस पे डिपेंड करता है, हाई कंसंट्रेशन होने पे सिर्फ ई नोट पे डिपेंड करता है। ये इसका ग्राफ आएगा। अब देखना, मेरे पास यहाँ पे एक चीज आई थी, क्या, सबसे पहले तो कि रेट इज इक्वल टू K2E नोट, है ना, इससे मैं बोलूंगा R मैक्सिमम इज इक्वल टू K नोट E नोट। ये जो वैल्यू है K नोट K2 नोट की, ये वैल्यू कहलाती है R मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, K2E नोट। देखना क्यों होती है, अपनी रेट आई थी K2ES, है ना। ये मैक्सिमम कब होगा, जब सारा का सारा एंजाइम क्या हो जाए, बाउंड हो जाए। सारा का सारा एंजाइम यदि बाउंड हो जाए तब ये मैक्सिमम होगी, और सारा का सारा एंजाइम बाउंड हो जाए मतलब ई नोट क्या हो जाए, ES हो जाए। यदि जितना एंजाइम था वो सारा का सारा बाउंड हो जाए, ES हो जाए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो रेट मैक्सिमम क्या हो जाएगी, यहाँ ES की जगह मैं ई नोट रख दूंगा, K2
ई नोट, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन पे सब्ट्रैक्ट पे ये K2 ई नोट आता है जो R मैक्सिमम के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम कब होगा? जब सारा का सारा बाउंड हो जाए, तो यहां से R मैक्सिमम मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखना एक कांस्टेंट और हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था Km इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 बट्टा K1। ये देखना मैकेनिक्स मेंटेन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं था। लेकिन मैं क्या करूं, K-1 इज ग्रेटर देन K2 कर दूं, कंडीशन लगा दूं K-1 इज ग्रेटर देन K2 या K2 बहुत स्मॉल है, तो Km क्या हो जाएगा? K-1 अपॉन K1, यही हो जाएगा ना। और यहां से देख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है, K इक्विलिब्रियम क्या होता है? K1 बटा K-1, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन K इक्विलिब्रियम। यदि ये कंडीशन लगाता हूं, Km इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यदि ये कंडीशन आ जाए तो Km किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना था रेट। रेट किससे निकाली हमने? देखना रेट के लिए फॉर्मूला अपना क्या आया, ये मैं हटा देता हूं। रेट के लिए अपना फॉर्मूला आया, रेट इज इक्वल टू K1 K2 ई नोट एस अपॉन Km प्लस एस। K1 हटा दो यहाँ से, है ना, यही है। इस फॉर्मूले से यदि मेरे को रेट और सब्ट्रैक्ट के बीच में रिलेशन पूछे तो बहुत हार्ड सा काम पड़ जाता है ना, काफ़ी हार्ड काम पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने 2 मेथड काम में लेता हूँ। 2 मेथड, यदि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं 2 मेथड काम में लेता हूँ। पहला मेथड है लाइनवियर बुर्क मेथड। यहाँ से रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यदि रेट और सब्ट्रैक्ट के बीच में रिलेशन निकालना है तो ये बहुत हार्ड कैलकुलेशन पड़ती है, एग्जाम में इतना होगा नहीं और प्रैक्टिकली भी इतना बहुत हार्ड पड़ता है। तो इसके लिए 2 मेथड दिए गए। पहला दिया गया लाइनवियर बुर्क मेथड। लाइनवियर बुर्क मेथड देखो क्या कहा, इसने इस चीज़ को अपोजिट कर दिया, इस चीज़ को अपोजिट कर दिया। अपना R था उसे इसने क्या कर दिया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Km प्लस S अपॉन K2 ई नोट S। तो 1 अपॉन R कितना हो जाएगा, ये हटाएंगे तो ये आ जाएगा S से S कैंसिल, 1 अपॉन K2 ई नोट प्लस Km अपॉन K2 ई नोट S। ठीक है, तो K2 अपॉन ई नोट मैंने बताया था क्या होता है, R मैक्सिमम। तो क्या लिख दूँ, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R मैक्सिमम प्लस Km अपॉन R मैक्सिमम इंटू S। ये क्या है, लीनियर बुर्क प्लॉट। लीनियर बुर्क प्लॉट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R मैक्सिमम प्लस Km R मैक्सिमम इंटू S। इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा, यहाँ से देखना, यदि मैं 1 अपॉन R वर्सेज 1 अपॉन S के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड ऐसा। इंटरसेप्ट क्या होगा, 1 अपॉन R मैक्सिमम या 1 अपॉन K2 ई नोट। और स्लोप कितना होगा, Km अपॉन R मैक्सिमम। स्लोप तो ये होगा और इंटरसेप्ट ये होगा। R मैक्सिमम जहाँ पे क्या है, देखना R मैक्सिमम की वैल्यू जहाँ पे क्या है, K2 ई नोट। ये है लाइनवियर बुर्क प्लॉट जिसका स्लोप, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंजाइम मैकेनिज्म में यही है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R मैक्सिमम प्लस Km अपॉन R मैक्सिमम इंटू S, जहाँ पे R मैक्सिमम क्या है, K2 इंटू ई नोट। स्लोप ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेप्ट क्या आएगा, 1 अपॉन R मैक्सिमम 1 अपॉन K2 इंटू ई नोट। स्लोप क्या आएगा, Km अपॉन R मैक्सिमम, जहाँ से हम R और S में रिलेशन निकाल के R मैक्सिमम K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, Km की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हर चीज़ बहुत ईजी रहेगी। देखना मैं चीज़ें बाद में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे K2 को बोलते हैं टर्न ओवर नंबर और Km वर्सेज K2 को बोलते हैं कैटालाइटिक एफिशिएंसी। ये दोनों चीज़ और याद रखना। K2 पूछे, टर्न ओवर नंबर पूछे तो होता है K2, है ना, और Km अपॉन K2 को बोलते हैं कैटालाइटिक एफिशिएंसी। तो इस ग्राफ से आपको
ई नोट की वैल्यू दे दी तो आप K2 भी निकाल सकते हो और Km अपॉन K2 भी निकाल सकते हो। तो ई नोट की वैल्यू देके आपको टर्नओवर नंबर पूछे तो K2 निकालना है, और कैटालाइटिक एफिशिएंसी पूछे तो Km अपॉन K2 निकालना है। हम दोनों चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, टर्नओवर नंबर भी पढ़ेंगे, कैटालाइटिक एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे कि क्या होती है। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा था? पहला मेथड तो ये है, दूसरा मेथड है इडाई-हॉपट्री मेथड। इडाई-हॉपट्री मेथड, देखना ये इक्वेशन आपके पास है ना, 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्सिमम प्लस Km अपॉन r मैक्सिमम इंटू s। क्या करो, r को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू r अपॉन r मैक्सिमम प्लस Km अपॉन r मैक्सिमम इंटू r अपॉन s। यही हो जाएगा ना, r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस r अपॉन r मैक्सिमम इज इक्वल टू Km अपॉन r मैक्सिमम r अपॉन s, है ना। अब क्या करो, K मैक्सिमम अपॉन Km को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, r मैक्सिमम अपॉन Km माइनस r मैक्सिमम से r मैक्सिमम कैंसिल, r अपॉन Km इज इक्वल टू r अपॉन s। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मेथड, जिसे क्या बोलते हैं, इडाई-हॉपट्री मेथड। इडाई-हॉपट्री मेथड, r अपॉन s वर्सेज 1 अपॉन Km के बीच में ग्राफ है, देगा ये, है ना। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, r मैक्सिमम अपॉन Km माइनस r अपॉन Km इज इक्वल टू 1 अपॉन r अपॉन s। ये है इडाई-हॉपट्री मेथड। दो मेथड से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, r Km की वैल्यू, r की वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा काम आता है। ये इक्वेशन बहुत कम काम आती है, रेयर, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रखना, लेकिन रीअरेंजमेंट देख लेना कि आपको r अपॉन s की फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हो तो आप कैसे करोगे, r मैक्सिमम अपॉन Km माइनस r अपॉन Km, r मैक्सिमम अपॉन Km माइनस r अपॉन Km, ठीक है, या फिर r मैक्सिमम माइनस r अपॉन Km की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, ये है लीनियर-बुर्क मेथड और इडाई-हॉपट्री मेथड। अब हम दो चीज़ और वर्ड पढ़ते हैं, वो है टर्नओवर नंबर एंड कैटालाइटिक एफिशिएंसी। हालांकि देखना, बायोलॉजी में आप जाओगे तो दो वर्ड अलग अलग होते हैं, टर्नओवर नंबर एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन अपने केमिस्ट्री में टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी एक ही माना गया है, टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है, देखना, ये मानना मैंने 1 मोल एंजाइम डाला है ना, 1 मोल एंजाइम, 1 मोल एंजाइम कितना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, वो क्या कहलाता है, टर्नओवर नंबर। ठीक है, टर्नओवर नंबर क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच चेंज इनटू प्रोडक्ट बाय 1 मोल ऑफ एंजाइम। 1 मोल एंजाइम कितने मोल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। इसे क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर बोलते हैं। तो टर्नओवर नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, है ना, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, अपॉन मोल ऑफ एंजाइम, कितना एंजाइम काम आया और कितने मोल रिएक्टेंट में चेंज हुए, इनटू टाइम। ये क्या होता है, टर्नओवर नंबर। ये होता है टर्नओवर नंबर। कई बार इसकी डेफिनेशन चेंज कर देता है, आपको टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट देता है और उसकी परसेंटेज यील्ड देता है कि इतना परसेंट चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मोल ऑफ रिएक्टेंट इनटू परसेंटेज यील्ड अपॉन मोल ऑफ
एंजाइम इनटू टाइम। ये क्या है? टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर डेफिनेशन क्या है कि कितना एंजाइम कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, कितने टाइम में। कितना एंजाइम कितने टाइम में कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, वो क्या है? टर्नओवर नंबर। इससे रिप्रेजेंट करते हैं K2 से। मैकेनिज्म मैकेनिज्म में पूछे तो डायरेक्ट K2 किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्नओवर नंबर को। और कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है कि एक मोल ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने के लिए कितने साइकिल पूरे हुए, एक साइकिल में कितना प्रोडक्ट चेंज हुआ और कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, उसे बोलते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी। वो कहलाता है Km/K2। ये होता है कैटालिटिक एफिशिएंसी, है ना। कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या है? एक मोल ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करिए। क्या है? एक मोल एंजाइम कितने रिएक्टेंट को चेंज कर रहा है, वो क्या होती है? एक मोल ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कितने कैटालिटिक साइकिल हमें पूरे करने पड़े, वो क्या कहलाती है? कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या है? एक मोल ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कितने कैटालिटिक साइकिल हमें पार करने पड़े, वो कहलाती है कैटालिटिक एफिशिएंसी। जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Km/K2 से। ये है एंजाइम कैटालाइसिस। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिशन। कभी नेट गेट में पूछा नहीं, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आने वाले 1-2 साल में ये नेट गेट में एंजाइम इनहिबिशन पे क्वेश्चन आएगा। जिस तरीके से लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे एंजाइम इनहिबिशन पे भी क्वेश्चन आएगा। वैसे सारे जानते ही हैं इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? वे कंपाउंड जो इनहिबिटर तो सब जानते हैं ना, निरोधक। इनहिबिटर क्या होते हैं? वे कंपाउंड जिन्हें हम रिएक्शन में डाल दें तो एंजाइम कैटालिसिस को क्या कर दे? रोक दे, इनहिबिट कर दे। उन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिटर। और इस प्रोसेस के क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन तो जानते हो, इनहिबिटर कौन होते हैं? जो रिएक्शन को क्या करते हैं? रोक देते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है इनहिबिशन, है ना। हम शॉर्टली डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में मैं इसकी एक बार क्लास अलग से लूंगा। एक एमएससी फाइनल में ये फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा डिटेल टॉपिक है। एमएससी फाइनल की फिजिकल केमिस्ट्री में तो बाय मैकेनिज्म, पिंग पोंग मैकेनिज्म, एंजाइम इनहिबिशन सारी डिटेल्ड स्टडी है। तो इनहिबिशन को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। इनहिबिशन तो जानते हो आप क्या होता है? वे कंपाउंड जो रिएक्शन को रोक देते हैं। तो 3 प्रकार के इनहिबिशन होते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनहिबिशन 3 प्रकार का होता है। एंजाइम इनहिबिशन जब हम इनहिबिटर डाल देते हैं तो कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा E प्लस एंजाइम प्लस सब्ट्रैक्ट ES बन रहा है और ES से क्या हो रहा है? E प्लस प्रोडक्ट हो रहा है ना। ये K2 है और ये K1 K-1 है ना। तो वो इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ कंपटीशन करे, कि मैं कंपटीशन में मैंने I भी डाल दिया तो क्या हो रहा है? एंजाइम के साथ सब्ट्रैक्ट भी ऐड हो रहा है। और वो इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ रिएक्शन कर ले और क्या कर दे? EI कर दे। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? वो इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ डायरेक्टली ऐड करता है, EI में चेंज होता है, उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। यानी कि कंपटीशन कर रहा है ये S और I इनहिबिटर सब्ट्रैक्ट के साथ कि तू जुड़े कि मैं जुड़ूं। अब ये एंजाइम इनहिबिटर के साथ जुड़ गया तो इतना क्या हो गया? एंजाइम वेस्ट हो गया। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ES है वो S के साथ जुड़े EI। ठीक है। इसमें क्या होता है देख लो, जब हम मैकेनिज्म इसकी डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन आप क्या करो, जब मैकेनिज्म करोगे तो E नोट की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे वही आएगा K2 ES की वैल्यू निकालोगे तो E नोट की जगह आ जाएगा E प्लस ES प्लस EI, तीनों चीज आ जाएंगी, है ना। तो कुछ पहले तो E प्लस ES था, इस बार EI आएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये क्या है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसमें क्या है? इनहिबिटर क्या करे? सब्ट्रैक्ट के साथ कंपटीशन करे कि कौन एंजाइम के साथ पहले जुड़ेगा, और ये जुड़ गया तो इसने रिएक्शन को कम कर दी। नॉन कम्पिटिटिव क्या होता है? देखना, ये तो मैकेनिज्म रहेगी, है ना। इसमें क्या होता है? इनहिबिटर एंजाइम के साथ जुड़ के EI बनाता है,
ठीक है। इनहिबिटर एंजाइम के जुड़ के साथ EI बनाता है। अब ये EI क्या है, S के साथ जुड़ के क्या करता है, एक नया इनहिबिटर बना लेता है S, तो सब्ट्रैक्ट भी कर देता है, ये सब्ट्रैक्ट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। और दूसरी तरफ जो ES बना वो इसके साथ क्या कर देता है, EIS बना लेता है या ESI बना लेता है ना। तो ये प्रकार के मैकेनिज्म क्या कहलाती है, नॉन कम्पिटिटिव। इसमें क्या कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई तू जुड़ नहीं जुड़, मैं तो तेरे साथ बाद में जुड़ जाऊंगा। यहाँ तो कंपटीशन था कि तू जुड़ेगा कि मैं जुड़ूंगा, इसलिए बोला कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव इसलिए कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई, कंपटीशन वैसे तो है कि तू जुड़े कि मैं जुड़ूं, लेकिन नहीं जुड़ूंगा तो भी कोई मतलब नहीं है, मैं तो तू ES बना लेगा तो भी जुड़ जाऊंगा, ES बना लेगा तो भी जुड़ जाऊंगा। और ES क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, तो ES बना लेगा ना तो भी जुड़ जाऊंगा। और ES क्या कहता है, EI क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट के साथ जुड़ जाऊंगा। तो ये तो सब्ट्रैक्ट को भी नुकसान कर रहा है और एंजाइम को भी नुकसान कर रहा है, इसे बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव। अनकम्पिटिटिव क्या कहता है, ये भाई आराम से बैठा है, E + I ES + ES, फिर क्या होता है E + प्रोडक्ट। यहाँ तो क्या था कि ये कंपटीशन करने में लगा था, तू जुड़ेगा कि मैं जुड़ूंगा। यहाँ ये कंपटीशन भी कर रहा था और बाद में ES ट्रांजिशन स्टेट के साथ भी जुड़ रहा था। अनकम्पिटिटिव में ढीला डाला है कि भाई तू जुड़ ले E + S, है ना। मैं तो यहाँ जुड़ूंगा, यहाँ क्या होता है EIS, है ना, कि यहाँ जुड़ूंगा। तू एंजाइम के साथ सब्ट्रैक्ट को बोलता है कि तू जुड़, तू तो एक बार जुड़ के तो देख, तेरे से जुड़ने के बाद मैं तेरे से जुड़ जाऊंगा। ये 3 प्रकार की इनहिबिशन मैकेनिज्म होती है। कम्पिटिटिव जिसमें कंपटीशन रहता है, नॉन कम्पिटिटिव जिसमें एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम के साथ भी जुड़ता है, ES की ट्रांजिशन के स्टार्ट भी जुड़ता है, और ये ES इनहिबिटर के साथ ही जुड़ता है। नॉन कम्पिटिटिव में, अनकम्पिटिटिव में ये सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट के साथ जुड़ता है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना। एक चीज और याद रखना, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो कैसा ग्राफ आएगा, पहले ऐसा ग्राफ आया था जब I क्या है, 0 है, लेकिन I प्रेजेंट होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा स्लोप बढ़ जाएगा। स्लोप बढ़ जाएगा तो कंपिटिटिव में क्या होता है, देखना कंपिटिटिव में क्या होता है, याद रखना Km की वैल्यू क्या होती है, ये स्लोप बढ़ गया और ये यहीं पे कांस्टेंट रहा, 1/r यहीं कांस्टेंट रहा। तो ये क्या होता है, R मैक्सिमम तो क्या रहता है, कांस्टेंट, और Km की वैल्यू क्या कर देता है, इंक्रीज। कंपिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, R मैक्सिमम कांस्टेंट, और ये ग्राफ बना लिया, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ना अलग से, ये ग्राफ बना लिया, चलिए तीनों की मैकेनिज्म बता दी। अब देखना कंपेटिटिव, ये क्या करता है, R मैक्सिमम तो क्या रहता है इसमें, अनइफेक्टेड, और Km को क्या कर देता है, ये डिक्रीज। Km को डिक्रीज कर देंगे तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है Km को कर देता है ये इंक्रीज, Km/R मैक्सिमम, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंटरसेप्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो 1/r वर्सेस 1/s के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से। I यदि 0 है तो ऐसा आ रहा है, तो I में स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, है ना, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, इंटरसेप्ट वही रहेगा। नॉन कम्पिटिटिव क्या होता है, ये Km तो क्या रखता है, इनइफेक्टेड, है ना, और R मैक्सिमम को क्या कर देता है, ये डिक्रीज। रेट कम होती, R मैक्सिमम को क्या कर देता है, डिक्रीज। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, है ना, R मैक्सिमम डिक्रीज होगी तो स्लोप क्या होगा, Km/R मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका ग्राफ आएगा ऐसा, है ना, ठीक है। ये I = 0, ये I के प्रेजेंस में देखना Km अनइफेक्टेड, R मैक्सिमम डिक्रीज है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। स्लोप क्या होता है, Km/R मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अनकम्पिटिटिव में क्या होता है, Km भी क्या रहता है, अनइफेक्टेड रहता है,
और आर मैक्सिमम भी क्या रहता है, अनइफेक्टेड रहता है ना, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू यदि इंक्रीज करूंगा तो इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंटरसेप्ट में आर मैक्सिमम इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इंटरसेप्ट इंक्रीज होता है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो समझ गए कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव। ये थ्योरी नेट गेट में कभी नहीं पूछी, लेकिन आने वाले 2-3 साल में ऐसा उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इनहिबिटर, जिसकी पूरी मैकेनिज्म मैं कभी एमएससी की क्लास के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो जरूर पूरी करवाऊंगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और रह गई, अपन इसके करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ करो, पोटेंशियल एनर्जी करो। देखना पहली रिएक्शन अपनी क्या था, ई प्लस एस, ई एस चेंज इंटू ई प्लस आई। यदि इस प्रकार की मैकेनिज्म और इसका ग्राफ पूछे कैसा आएगा, एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेशन में, तो कैसा आएगा, पहले ई प्लस एस मैकेनिज्म करके ई एस बन रहा है तो ये आएगा इस प्रकार से, है ना। और उसके बाद जब ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये क्या होगा इसका ग्राफ, पहले ई से ई एस बना, ये ई प्लस एस था, ये ई एस बना, और ई एस से फिर ये बना ई प्लस आई, है ना। ये इस प्रकार इसका ग्राफ है आएगा, ये इंटरमीडिएट है ई एस, इस प्रकार ग्राफ आएगा। पहले रेट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या होगी, आर डी एस, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो आर डी एस। तो इसका यदि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पूछे तो आपका कैसा आएगा, पहले ई प्लस एस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए जो एंजाइम से आगे ई एस बन गया, फिर हमें बहुत हायर एनर्जी चाहिए इसे डिसोशिएट करने के लिए, प्रोडक्ट में है ये ना, डिसोशिएट करने के लिए। लेकिन आपका ग्राफ कैसा आ जाए, है ना, ई प्लस एस ई एस, ई डेस एस, सॉरी ई एस डेस प्लस प्रोडक्ट 1 ई प्लस प्रोडक्ट 2, ऐसा कोई ग्राफ आ जाए आपके पास। जैसे पेरा एसीटेट नाइट्रो फिनोल, ये आपका सब्ट्रैक्ट है ना, और प्रोडक्ट P1 क्या है, नाइट्रो फिनोल, P2 क्या है, एसीटेट आयन, ES क्या है, एंजाइम पेरा एसीटेट नाइट्रोफिनोल, और ES डेस क्या है, एंजाइम एसीटेट, है ना। ऐसा ग्राफ आ गया। ई प्लस एस, देखो पैसे पेरा नाइट्रोफिनोल था, पेरा एसीटेट नाइट्रोफिनोल था, वो एंजाइम के साथ रिएक्शन करके एंजाइम इसके साथ जुड़ गया, ईएस बन गया, पेरा एसीटेट नाइट्रोफिनोल के साथ जुड़ गया। अब क्या हुआ, नाइट्रोफिनोल तो अलग हो गया और एसीटेट प्लस एंजाइम एक साथ रह गया, है ना। पहले पेरा एसीटेट नाइट्रोफिनोल था, पेरा एसीटेट नाइट्रोफिनोल क्या होता है, ये वाला होता है नाइट्रो CH3COO माइनस, ये था, इसके साथ एंजाइम जुड़ा यहाँ पे तो ES बन गया। अब क्या हुआ, ये यहाँ से टूट गया प्लस ये बच गया तो ई डेस एस आ गया प्लस प्रोडक्ट आ गया। अब क्या हुआ, ये यहाँ से हटा प्रोडक्ट 2 आ गया प्लस एंजाइम लगा गया। इस प्रकार के मैकेनिज्म हो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसा बनेगा, देखना समझ में आ गया ना कैसे है। ES बना, फिर ये एक प्रोडक्ट बना, फिर दूसरा प्रोडक्ट बना, फिर एंजाइम अलग हुआ, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, पहले ये फिर ये, है ना, फिर ये, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ये पे क्या आ गया ES, ये आ गया आपका ES डेस, ये आ गया E प्लस P2, है ना, ये आ गया E प्लस S, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा आपका E डेस S प्लस P1, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ये है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये 2 क्वेश्चन देखिए, दोनों नेट और गेट के क्वेश्चन हैं। ये अपना कैटालिटिक टर्नओवर नंबर पे, है ना,
in a homogeneous catalyst reaction 0.1 molar of substance and 0.1 micromolar of a catalyst yield 1.0 millimolar of a product in 10 सेकेंड। टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्शन, आपको टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी पूछा है। टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी एंड टर्न ओवर नंबर मैंने बोला था अपनी एंजाइम कैटेलिस्ट में एक ही बात है। तो टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी या टर्न ओवर नंबर क्या होता है? मोल ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, क्या होता है? मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, अपॉन मोल ऑफ एंजाइम इनटू टाइम। अब यहां पे देखना, आपका 1.0 मोल था सब्सटेंस, एंजाइम की कंसेंट्रेशन 1.0 माइक्रोमोलर, यील्ड 1.0 मिलीमोलर ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि 1.0 में से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कितना हुआ है? 1.0। तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट की नहीं लेनी है, आपको वो रिएक्टेंट लेना जो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो प्रोडक्ट कितना बना? 1.0 मिलीमोलर। तो ये क्या जाएगा? 1.0 मिलीमोलर का मतलब 10⁻³ यूनिट कन्वर्जन में मैं बता चुका हूँ। मिली मतलब 10⁻³, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। कैटालाइट की एंजाइम की कंसेंट्रेशन कितनी है? 1.0 इंटू 10⁻⁶। और टाइम कितना है? इन 10 सेकेंड इंटू 10। तो सल क्या आ जाएगा? 10⁻²। आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻²। सेकेंड इनवर्स, 10⁻² सेकेंड इनवर्स है ना। आंसर आ जाएगा 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये गेट 2017 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखना क्या लिखा है, द कन्वर्जन ऑफ CO2 टू बाइकार्बोनेट आयन बाइकार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द्वारा होता है, जिसका मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है? 30,000 ग्राम। किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का, है ना। टर्न ओवर नंबर दे रखा है आपको ये 10 × 10⁻⁵। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम इन मिलीग्राम, कितना चाहिए जो 0.44 ग्राम CO2 को क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे 100 सेकेंड में। इसमें क्या देख रहा है? कन्वर्जन ऑफ CO2 दे रखा है कि आपको CO2 का कन्वर्जन बाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द्वारा हो रहा है, जिसका टर्न ओवर नंबर इतना है। आपको पूछा क्या है? एंजाइम की अमाउंट पूछी है माइक्रोग्राम में, है ना। माइक्रोग्राम में जो 0.44 ग्राम CO2 को 100 सेकंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, किसमें? बाइकार्बोनेट में। तो टर्न ओवर नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या नंबर ऑफ मोल ऑफ एंजाइम इनटू टाइम। अब देखना, टर्न ओवर नंबर आपको दे रखा है 4 × 10⁵। कितना मोल को कन्वर्ट करना है? 0.44 ग्राम CO2 को किसमें? बाइकार्बोनेट में चेंज करना है। तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 0.44 अपॉन 44, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम क्या होता है? इसका मास मान में लिया m ग्राम है, तो अपॉन 30,000 इंटू टाइम 100। समझ में आया कैसे? टर्न ओवर नंबर आपके पास है, कितना मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट है? 0.44 ग्राम। 0.44 ग्राम है तो मोल में कितना हो जाएगा? 0.44/44। मोल ऑफ एंजाइम कितना हो जाएगा? मोल क्या होता है? मोलिकुलर मास। यदि मैं ग्राम m मान लूँ तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड इंटू 100। यहाँ से m निकाल लेना, m आ जाएगा आपका 7.5 × 10⁻⁶, या m = मैं माइक्रोमोलर में पूछा है तो 7.5 माइक्रोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से इसको निकालना है। मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ एंजाइम इनटू टाइम = टर्न ओवर नंबर। ग्राम में दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, पूछा है तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है वी मैक्सिमम एंड Km फॉर एन एंजाइम इज दैट गिवन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट इज ये। आपको वी मैक्सिमम दिए, Km दिए, सब्ट्रैक्ट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो आपका फॉर्मूला हमेशा ये याद रखना, 1/r = 1/r मैक्सिमम प्लस Km/K2 या R मैक्सिमम इंटू S। अब आपको R मैक्सिमम दे रखा है, V मैक्सिमम या R मैक्सिमम एक ही बात है। Km दे रखा है,
रेट पूछिए जब सब्सट्रेट आपको दे रखा है तो वैल्यू रख दो। 1/r मैक्सिमम कितना है 2 × 10⁻³ प्लस Km कितना है 1 × 10⁻⁶/2 × 10⁻³ सब्ट्रैक्ट कितना दिया है 1 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू क्या आता है 1/r। इसे सॉल्व करोगे तो 1 × 10⁻⁶ और 1 × 10⁻⁶ ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड करोगे तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻³ और r कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आंसर मत कर देना, r कितना होगा 1 × 10⁻³ क्योंकि 1/r है तो 1 ये r इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ ये क्या आ जाएगा आंसर। तो ऐसा पूछे तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन लगानी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फॉर ए एंजाइम सब्ट्रैक्ट रिएक्शन ए प्लॉट बिटवीन 1/r एंड 1/s यील्ड ए स्लोप 40 सेकेंड। तो इक्वेशन क्या होती है 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्सिमम प्लस Km/r मैक्सिमम इंटू s। स्लोप क्या होता है Km/r मैक्सिमम, ये आपको दे रखा है 40 सेकेंड, या फिर Km/r मैक्सिमम क्या लिख सकते हो आप K2 E0 इज इक्वल टू 40 सेकेंड। आपको क्या दे रखा है द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज 2.5 माइक्रोमोलर, E0 दे रखा है। कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछा है, कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है Km/K2 यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा Km/K2 कितना आ जाएगा 40 × E0 और E0 की वैल्यू आप रख दोगे 40 × 2.5 माइक्रोमोलर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴, ये आ जाएगा आंसर। ये है एंजाइम कैटालाइसिस। थैंक यू।